Very good morning, class 5. This is your day 2 lecture and the name of the chapter is Understanding Relations. आपका मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था तो आई थिंक आपको उसमें समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टॉपिक दिए हुए थे और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको कोशिश की उसे एक्सप्लेन करने की, बट उस दिन मेरे पास कंटेंट पूरा नहीं था और मेरे पास स्कैन बुक के पेपर्स नहीं थे। आज मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आज हम स्मार्ट बोर्ड पे ही करेंगे क्लासेस सारे। और हमारे उस दिन वाले जो टॉपिक हैं एक बार हम उनसे भी गो थ्रू हो जाते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, मतलब रिश्तों को समझना कि रिश्ते में कौन किसका क्या लगता है। ये पूरा एक चेन होता है, ठीक है। तो क्या होता है रिलेशंस में, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो टॉप पे आते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। ये सब मिला करके एक फैमिली ट्री फॉर्म करता है। तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फैमिली ट्री वाला टॉपिक आपका रह गया था, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको व्हाट आर नेबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का क्या मतलब होता है, क्या होती है न्यूक्लियर फैमिली, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। और हाउ इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन ये आप खुद कर सकते हो। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिली, कितने मेंबर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस रहते हैं, खाली पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। तो इनकी नंबर कितनी हो सकती है, 4 से 5 तक, ठीक है। 3 बच्चे होंगे तो 5 हो जाएगी, 4 to 5। हाउ मेनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड। तो दीज आर जनरल क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आप खुद करिएगा, ठीक है। आपके आसपास लोकेलिटी में कौन रहता है, क्या है। अच्छा, अब आज हम स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो अब आएगा, क्योंकि वो तो खाली स्टार्टिंग था, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग में इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, बट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी इस टाइप से दिया हुआ है तो आप ऐसा मत बनाइएगा। दिस इज़ फैमिली ट्री, ठीक है। ये क्या है, हेरिडिटी ट्री, या इसको फैमिली ट्री बोलते हैं। अच्छा, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। क्या मतलब होता है, आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी क्या टर्म होती है ये आपको क्लियर करते हैं। देखिए क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि आपके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, लाइक आपका बॉडी का शेप, आपके हेयर्स, आपकी आईज़, आपकी नोज़, या आपका पर्टिकुलर कोई चीज़, मोस्टली पार्ट आपके पेरेंट्स से लेते हो आप। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपने दादा दादी उनके भी कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये हमारे ब्लड में होते हैं, ये हमारे जीन्स में होते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्विच आउट करते हैं। यानी कि जो कैरेक्टर हमारे अंदर हैं वो तो हमारे बच्चों में होंगे ही, लेकिन हमारे जो फोर फादर्स हैं उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार शो हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को हम हेरिडिटी बोलते हैं, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव आउट करना, चलते रहना, ख़त्म नहीं होते। वो हो सकता है कि बहुत पीछे की कोई जनरेशन थी हमारी, उसके कैरेक्टर्स आज हमारे बच्चों में आ जाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स ओनली। तो इसके बारे में आप आगे की साइंस की क्लासेस में पढ़ोगे, इतना डीप में आपके नहीं है इस चैप्टर में जनरली। बस आप ये समझ जाइए कि जो हेरिडिटी है उसका मतलब ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का, गुणों का, जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं उनका एक जनरेशन से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है। यानी एक जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कभी भी आगे आने वाले किसी भी जनरेशन के अंदर दिख सकते हैं आपको। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा बच्चा हमारे जैसा ही होगा,
उसके अंदर कैरेक्टर्स अपने दादा दादी, नहीं ऐसा नहीं है किसी और का, चाचा चाची के भी, सॉरी चाची के तो नहीं, चाचा के हो सकते हैं, यानी जो सेम ब्लड है, जो सेम जनरेशन से आए हैं या एक ही घर से हैं, जिनके जीन्स सेम है, उन लोगों से आपके कैरेक्टर्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हेरिडिटी बोलते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, लेट अस रिज्यूम बैक। अब ये जो हेरिडिटी है, ये टर्म तो आपको समझ में आ गई क्या होती है हेरिडिटी। ठीक है, नहीं आई हो तो आप पिंग करके बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, फैमिली ट्री क्या चीज़ होती है? आपके ये ऐसे रामलाल जी और श्यामलाल जी दिया हुआ है, ऐसे नहीं बनाना फैमिली ट्री। ठीक है, कैसे बनाना हेरिडिटी ट्री? हेरिडिटी ट्री में कैसे बनाओगे? सबसे ऊपर आप बनाओगे ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, उसके नीचे आप क्या बनाओगे? ग्रैंडफादर। उसके नीचे फादर। नीचे लिखोगे चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये क्या होता है? टॉप से बॉटम की तरफ आता है। ये टॉप है और ये नीचे की तरफ बॉटम है, यानी जो सबसे ऊपर है वो एज में सबसे ज़्यादा होंगे, जो नीचे हैं वो एज में कम होंगे। तो इसको आप फैमिली ट्री बोलते हो। ठीक है, इस टाइप से बनानी है आपको फैमिली ट्री। अच्छा, फैमिली ट्री काय में हेल्प करती है? ये आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है। क्या पता लगता है इससे? अब आपने बनाई फैमिली ट्री, क्या पता चला आपको? एक तो हु बिलोंग्स टू हूम, और क्या पता चलता है? Who is eldest? Sorry. Who is eldest in the family? और थर्ड चीज़ ये पता चलती है, हाउ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर belongs to other member। ठीक है, ये चीज़ हमें फैमिली ट्री से पता चलती है। क्या? पहली चीज़, हु बिलोंग्स टू हुम इन फैमिली, कौन किसको बिलोंग करता है? बिलोंग तो सभी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन रिलेशन क्या है ना? हु इज़ एल्डेस्ट इन द फैमिली, उसको देख के आपको पता चल रहा है ना कि फैमिली में सबसे बड़ा कौन है। हाउ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर बिलोंग्स टू ईच अदर, ईच लिखना भूल गई, ईच अदर है ना, कि जो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर है, मान लो मेरे को पता लगाना है कि फादर जो है इनका रिलेशन क्या है, ये इनके क्या लगे, ये इसके तो ग्रैंडफादर लगे है ना, और इनके फादर लगे, और जो इनके चिल्ड्रन हैं उनके वो क्या लगे? ग्रैंडफादर लगे। तो ये चीज़ें क्या होती है, आप जब फैमिली ट्री देखते हो इजीली डेफिसिट हो जाती हैं। ठीक है, बस सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ और जॉइंट फैमिलीज़ मैंने आपको बता दिया था, वो आपको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिंपल चीज़ है, वैसे कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वर्ड फैमिली है ये एक लैटिन वर्ड है और ये वर्ड फैमिलिया से मिलके बना है।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ इमीडिएट फैमिली। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है, इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं आप स्पाउसेस, स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। पेरेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, आपके जितने भाई ब्रदर्स जो भी हैं आपके, और सिस्टर्स, जितने भी बेटे हैं वो, और डॉटर्स, वो आती है इसके अंदर। अब डॉटर्स के हस्बैंड वगैरह फिर वो दूसरी फैमिली हो जाती है, वो इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, वो साथ रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली रहते हैं, वो एक अलग बात है, बट वो फैमिली ट्री में फिर उनको शो नहीं किया जाता है, यानी दे शुड बी फ्रॉम सेम ब्लड, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि क्या रीज़न है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा हो रही हैं आजकल और जॉइंट फैमिलीज़ कम हो रही हैं। उसका आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख के करिएगा आंसर, ठीक है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। डिफरेंस लिखना है आपको जॉइंट फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में, बता दिया मैंने आपको। देखो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल में कैसे डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और बाकी इस क्वेश्चन को आप काट दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते पेपर में कभी भी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दो ही टॉपिक है, एडॉप्शन और जेनेटिक्स। क्या होता है कि कुछ ऐसे स्पाउसेस होते हैं, हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, जिनके साथ क्या होता है, प्रॉब्लम रहती है कि उनके अपने खुद के बेबीज़ नहीं होते, तो उनके लिए उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दिलाया गया है कि वो किसी और के बच्चे को अडॉप्ट कर लें। अब ये एडॉप्शन का जो प्रोसेस है, इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, जो ऑर्फनेजेस हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्फन चाइल्ड्स होते हैं, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ बच्चे, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ऑर्फनेज का क्या काम होता है, वो ऑर्फन बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। क्या काम होता है, देखो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, और ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम। अब ये जो ऑर्फन बच्चे हैं, इनको ये क्या प्रोवाइड करता है, इनको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने फॉर्चुनेट नहीं होते कि उनके अपने किड्स हों, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं अनाथ आश्रम से, ऑर्फनेजेस से। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनको लीगल राइट प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडॉप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडॉप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एडॉप्शन की डेफिनेशन आप देखो, आपके दी हुई है बुक के अंदर। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन, ठीक है। टू एडॉप्ट अ चाइल्ड और लिख देना, कंप्लीट हो जाएगी डेफिनेशन। नहीं दिख रहा हो थोड़ा नीचे कर देती हूँ, होपफुली दिख रहा होगा। अच्छा, अब हमारा एक चीज़ और है कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अभिविन्यास। फैमिली क्या प्रोवाइड करती है, हम जिस फैमिली में रहते हैं, लाइक मैं हमेशा न्यूक्लियर फैमिली में रही, तो मैंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी कल्चर मेरा है डेवलप, वो किसके हिसाब से है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के हिसाब से। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में लोग क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, तो दैट इज़ अ गुड कैरेक्टरिस्टिक। और न्यूक्लियर फैमिली के लोग जो होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ होती है कि वो जो एक्चुअल में जॉइंट फैमिली का जो सिनेरियो है वो उनको इतना पता नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो सोशलाइजेशन है, यानी हमारा जो सामाजिकरण है और हमारी जो संस्कृति डेवलप होती है, वो सब किसके थ्रू होती है, हम जैसे परिवार में रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं,
वो सब चीज़ें हमको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार जो सीख लिया फिर उसको चेंजेस नहीं होते, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एनवायरनमेंट हम चेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं एंड यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सोशलाइजेशन एंड कल्चरेशन, ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमको मिलती हैं हमारी फैमिली से। हमारा कल्चर जो भी है वो हम सब फैमिली का, हमारे फैमिली में जो भी ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, अगर आपकी मम्मी रंगोली बनाएंगी आप सीखोगे रंगोली बनाना, आपकी मम्मी सर पे पल्ला ढकेंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ मेरी मम्मी ढकती थी, ठीक है, आज की गर्ल्स नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार में जो चीज़ें देखते हो आप उसको आइदर फॉलो करो या ना करो, बट आप सीखते हो कि ऐसा भी होता है। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक रह गया है, और एडॉप्शन और जेनेटिक्स दो ही इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, टाइप्स ऑफ फैमिली तीन ही इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा। इसको भी आज हम कंप्लीट करके चैप्टर यहीं पे स्टैंड कर देते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स क्या चीज़ होती है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव आउट होते हैं, जाते हैं थ्रू जीन्स, लेकिन कुछ ऐसे छुपे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कि हमारे ग्रैंडफादर्स में, हमारे फोर फादर्स में थे और हमारी आज की जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक दिख जाते हैं। हम सारे गुण अपने मम्मी पापा के नहीं लेते, कुछ गुण हम हमारे दादा दादी परदादा परदादी के भी ले लेते हैं कई बार, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है हम अपने पेरेंट्स जैसे को ही रिजेंबल करेंगे या हम उन्हीं के जैसे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक टर्म इम्पॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए, जिसको कि हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स को स्टडी करने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो हमारे सेम रहते हैं और कुछ आगे जाके जनरेशन में फिर भी दिख जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो फर्स्ट जनरेशन में छुपे हुए होते हैं, आगे की जनरेशन में प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखे। वो प्रैक्टिकल्स किसके ऊपर किया उन्होंने, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मैंडो। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मैंडो। इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने क्या किया? पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। क्या दिया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का सिद्धांत। अभी आपकी बुक में इतना डीप में नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। इन्होंने क्या हुआ, पहले इन्होंने जो प्रैक्टिकल किए उसमें पहली जो जनरेशन आई उसके अंदर जो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो किसके थे? उनके पेरेंट्स के थे, यानी जो पहली संतति थी उसके थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब सेकेंड टाइम उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन थी ना, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके बाद सेकेंड जनरेशन आई इससे मिलके, मान लो इसके 3-4 बच्चे थे, ठीक है, तो इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी आगे आने वाली जनरेशन्स के अंदर दिखाई दी, यानी वो कहीं गायब नहीं हुए। कई बार बच्चे नाना नानी जैसे होते हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें आपकी एक चीज़ और दी हुई है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। काय के लिए? उन्होंने एक नया जेनेटिक कोड डिस्कवर किया था। इसीलिए ये देखो क्या दिया है आपकी बुक में, फीचर ऑफ चिल्ड्रन मैच विद फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, दीज आर कॉल्ड जेनेटिक या हेरिडिटी फीचर्स, दीज आर पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन, चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडिटी। और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से भी लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आप आगे की क्लासेस में स्टडी करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जस्ट लाइक अ सी वाटर।
ग्रेगर जॉन मैंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट, देखो मैंने बताया ना आपको, डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये हरगोविंद खुराना का मैंने आपको बताया, क्या बताया कि इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे थे और न्यू जेनेटिक कोड डिस्कवर किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है, कोई और टॉपिक बचा नहीं है। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके बोल सकते हैं, तो उसका हम एक सेशन और ले लेंगे। कल की नेक्स्ट क्लास में जो मेरी होगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उससे पहले आप पढ़िएगा एंड टेक केयर। गुड बाय।